हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द यूनिक क्लासेस। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसका नाम हमने पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो कि 10th और 9th तक हमने फिजिक्स कुछ पढ़ी है, उसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ देखी थी और वहाँ पे यूनिट्स करके कुछ हमने वर्ड सुना था और कुछ यूनिट्स याद भी करी होंगी, है ना। मीटर, सेकेंड, इस तरह से कुछ किलोग्राम, ग्राम, मीटर पर सेकेंड, कुछ एक यूनिट्स हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पे तो 7 के अंदर पढ़ रहे थे जस्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यूनिट के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर आ गया डिवोट होकर के यूनिट्स और डायमेंशंस पे। अबे डायमेंशंस क्या चीज़ है, इससे हमें लेना देना अभी तक हमारा कोई वास्ता नहीं हुआ इससे कि डायमेंशंस क्या है। ये वो वाला डायमेंशन नहीं है कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वो वाला नहीं है। तो यूनिट एंड डायमेंशन इस चैप्टर को पूरा करेंगे, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि ये वेरी फर्स्ट वीडियो है तो हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन भी करेंगे और आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स आ रहा है आपके सामने, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। अब यूनिट की इंपॉर्टेंस क्यों है, किस लिए है, समझो वो। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 5, ठीक है, अगर आपके सामने 5 लिखा हुआ है तो इस 5 का क्या मतलब हो सकता है, इससे क्या मीनिंग निकल सकता है, क्या मीनिंग निकल सकता है कि ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बड़ा सेंसलेस सा क्वेश्चन बन गया अपने आप में ये कि भी 5 लिखा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, बट ये 5 क्या हो सकता है। किसी की क्लास का नंबर 5 हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, ये है ना, किसी के पास नंबर ऑफ मार्कर्स हो सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, है ना। किसी के पास नंबर ऑफ सेल फोन्स हो सकते हैं, किसी की नंबर ऑफ नोटबुक्स हो सकती हैं। तो 5 क्या है, किसी की हाइट हो सकती है। अब ये 5 है क्या, ये अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल है ना। बट अगर एक चमत्कार करते हैं, अगर इसके साथ मैंने सेकंड लगा दिया, अगर मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया, तो अब ये हमें डैम श्योर पता चल गया कि ये टाइम की बात हो रही है, 5 सेकंड, है ना। टिक टिक 1, 2, 3, थोड़ा तेज हो गया वैसे, पर ये किसकी बात हो रही है, सेकंड्स की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में इस टाइम की बात हो रही है कि 5 सेकंड बाद क्या होने वाला है, क्या 5 सेकंड पीछे क्या हुआ था, वो एक अलग मैटर हो गया। अभी बहुत सारी बातें जाननी बाकी रह जाएंगी, बट फिर भी हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बात किसकी चल रही है, टाइम की बात चल रही है। ये किसी की लेंथ की बात नहीं चल रही, किसी नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात नहीं चल रही, किसी अमाउंट की बात नहीं चल रही, ऐसी किसी चीज़ की कोई बात नहीं चल रही। सिर्फ बात चल रही है तो किसकी चल रही है, टाइम की बात चल रही है। ओके, सो ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये यही इलस्ट्रेट करता है कि यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक नंबर लिखा आपने, जो कि ब्लैक के अंदर लिखा हुआ है, अगर सिर्फ एक नंबर लिखा है तो वो तो जस्ट एक डिजिट है, एक नंबर है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर उसके साथ आपने उसकी यूनिट लगा दी तो उसका मीनिंग मिल जाता है उसको, ठीक है। तो उसका जस्ट लाइक आपका नेम, आपका सर नेम, आपके सर नेम से आपका कम्युनिटी ग्रुप पता चल जाएगा, वैसे ही इससे इसका कम्युनिटी ग्रुप पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। ये लेंथ की बात नहीं है, ये टेम्परेचर की बात नहीं है, ये और कोई बात नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है। ओके, होप यू गेट दैट। हमने इसमें काफ़ी कुछ करना है, यूनिट्स करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, एरर्स और भी बहुत कुछ करना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसके बाद में, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो बड़ा सिंपल सा नाम लग रहा है देखने में, तो है ही सिंपल। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे हेडिंग फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या चीज़ होती है, इसको हमें डिफाइन करना है। अब देखो कि जो जितनी सिंपल चीज़ होती है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। मीन्स हमें डायरेक्टली अगर कोई कह दे बताने के लिए तो शायद हमें दिक्कत आ जाए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऐसी क्वांटिटी,
कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र किया जा सके। लिसन टू मी केयरफुली, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र किया जा सके और उसकी हेल्प से, और उसका यूज़ कहाँ होगा, उसकी हेल्प से लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन किए जा सकें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड directly or indirectly and in the form of which the laws of physics can be explained। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो मैंने बोल दी। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़े। जैसे भी मैंने कहा कि ऐसी क्वांटिटी जिसके बिहाफ पे हम फिजिक्स के लॉ समझाते हैं। कोई एक लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं और बड़ा सिंपल लॉ लेते हैं जो हमें आता हो। F इज इक्वल टू एम ए, 9th क्लास में पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मा, पढ़ा है मैंने। अब इस फिजिकल लॉ के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है। एक है फोर्स, एक है मास और एक है एक्सेलरेशन। ये तीनों हैं क्या? ये तो फिजिकल क्वांटिटी ही है ना, तो इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स को मेज़र कर सकते हैं आपने, कर सकते हैं। मास को भी मेज़र कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को भी मेज़र कर सकते हैं, कर सकते हैं। मास को डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी के हिसाब से मेज़र कर सकते हैं। वेलोसिटी पता चले तो उसमें चेंज निकाल करके पता कर लेंगे। फोर्स को मास टाइम्स एक्सेलरेशन से पता कर लेंगे, सिंपल है ना। तो यही है फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसे मेज़र किया जा सके, जिसकी हेल्प से लॉज ऑफ फिजिक्स को हम एक्सप्लेन कर सकें, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। तो मूविंग अहेड, इसको हटा देते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PQ, माने फिजिकल क्वांटिटीज। ये कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की कौन सी? 2 टाइप की कौन सी? एक होती है फंडामेंटल। कौन सी? फंडामेंटल। ठीक है जी। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, समझते हैं इसको। फंडामेंटल होती हैं, देखो वही नाम से पता लग रहा होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि बेसिक बिल्कुल प्योर है, जो कि बिल्कुल प्योर है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका किसी दूसरी क्वांटिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। लाइक अभी अपन ने बात करी थी फोर्स की। फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो फोर्स का लेना देना है किससे? है मास से और एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन की बात करी थी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का लेना देना है वेलोसिटी से। वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी का भी लेना देना है डिस्प्लेसमेंट से, बट डिस्प्लेसमेंट उसका किसी से लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, तो उसका किसी और क्वांटिटी से तो लेना देना है नहीं, उसकी खुद की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो वो उस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम, लेंथ डिस्प्लेसमेंट में ही आ जाएगा, ये सारी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो इनसे मिलकर के बनी हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्लियर। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे अपने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं है। ये क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, और अपने आप में ये सेल्फ ही है, किसी और से किसी भी तरीके से लिंक नहीं होती। ये क्वांटिटीज़ डिराइव कराई जाती हैं, यानी कि बनाई जाती हैं, डिराइव्ड फ्रॉम, किससे बनती हैं ये? फंडामेंटल से। बिल्कुल सही, फंडामेंटल से ही तो बनेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हो गया इसका शॉर्ट के अंदर इंट्रो कह सकते हैं अपन कि ये क्या चीज़ है। फिर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं E.G. माने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, और टाइम
और मास वेट नहीं कह सकते, ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, मास तो इसमें है बट वेट उसमें है। वेट उसमें है क्यों? क्योंकि वेट इज अ फोर्स, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी की किसी बॉडी में कितना मटेरियल है, कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये सब चीज़ें जो भी हैं, कुछ एक दो चीज़ें आप भी ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस से, कम करो ऐड करो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद एग्जाम्पल बनाने की तो कोई टेंशन होती नहीं। और डिराइव्ड के अंदर कौन सी डाल सकते हो आप? जो भी ये हैं, आप वेलोसिटी को डाल सकते हो, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन को डाल सकते हो, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स को डाल सकते हो, देखो सीरीज में ही है, याद रह जाएंगी। फोर्स के बाद मोमेंटम को डाल सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ भी डालो, मर्जी है तुम्हारी, कोई दो क्वांटिटी कम नहीं कर लो, इसमें से निकाल करके कोई दूसरी अपनी तरफ से लिख दो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज़ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के अंदर बड़ा सिंपल सा वर्ड है, पहले तो ये मेजरमेंट है ना, बड़ा ही सिंपल, हमने सुना होगा मेजर भी क्या होगा। मैथ्स के अंदर जब भी चैप्टर वगैरह करते हैं तो मेजरमेंट वगैरह भी लिखते हैं अपने, है ना, और डायग्राम बनाते तो उसके अंदर मेजरमेंट लिखते हैं, नहीं लिखते तो मार्क्स भी कटते हैं। तो ये वर्ड हमने सुना हो, बड़ा कॉमन है। अब ये अकेला वर्ड हमारे पास कभी 11th क्लास के अंदर हेडिंग बन करके आएगा, तो आज आया है ये। तो देखते हैं क्या होता है मेजरमेंट। अब इसकी भी डेफिनेशन देनी है, मेजर करना आता है अपने को, है ना, हम एक लाइन दे दो, हम स्केल से मेजर करके बता देंगे भाई कितनी लेंथ है, बता सकते हैं। एंगल मेजर कर सकते हैं अपने, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं अपने, बट मेजरमेंट है क्या? अब बेसिक चीज़ पे जा रहे हैं अपने, ठीक है, बेसिक आइडियाज़ ले रहे हैं। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किन के लिए है, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजरमेंट करते कैसे हैं, मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी है। ओके, सो होप सारा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, एक एक करके बात डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहली बात कि मेजरमेंट है किसके लिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है वैसे तो ये, बट फिर भी चलो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। किसके लिए जरूरी है? फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जरूरी है ना, कि आपको कोई लेंथ मेजर करनी है, कोई टेम्परेचर मेजर करना है, सो ऑन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नीड। मेजरमेंट की नीड क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों भाई, क्यों करें हम मेज़र, हमें क्या लेना देना किसी चीज़ को मेज़र करके। तो इसको समझो कि मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, सबसे पहला बेसिक इसका रीज़न है कि आप मेजरमेंट की हेल्प से किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो बड़े आसानी से, है ना। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हमारे पास मान लो कि दो बर्तन है, दो वेसल्स हैं, उनके अंदर कुछ एक फ्लूइड रखा हुआ है सेम, कुछ टेम्परेचर पे है वो। अगर हमें बताना हो कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, तो कैसे बताएंगे? एक सिंपल अप्रोच हमारे पास आ सकती है कि भी टच करके देख लो, जो ज़्यादा गर्म लगेगा वो ज़्यादा गर्म है, जो कम गर्म लगेगा वो कम गर्म है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी है, और हर किसी के दिमाग में होगी ये अप्रोच। पर ठीक है, और गलत नहीं है ये अप्रोच, ये भी सही है। पर अगर इन दोनों का टेम्परेचर आसपास ही कुछ हुआ, कि जब आसपास होता तो हम टच करके, हमारे अंदर इतने अच्छे सेंसर्स तो है नहीं ना कि हम बता दें, और हर किसी में नहीं है, हो सकता है आप में हो, मेरे में नहीं है। तो अगर नियर अबाउट हो तो कैसे निकालेंगे? तो किसको रैंक दोगे आप कि ये हॉट है और ये कोल्ड है? तब अगर हमारे पास थर्मोमीटर हो, जानते हैं हम सभी, अब यहाँ पे क्या हेल्प कर सकता है? अब हेल्प कर सकता है थर्मोमीटर। अगर थर्मोमीटर हो, सपोज इसका हमने मेज़र किया, इसका आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस और इसका आंसर आ गया 31 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, ये हॉट है और ये कोल्ड है। हमने दे दिया कैटेगराइजेशन, इनको डिवाइड कर दिया कि इसको हॉट कह दिया, इसको कोल्ड कह दिया, ठीक है। देखो हम क्या क्या कह सकते हैं इसको, हमने रिजल्ट बता दिया, हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आसान हो गया काम, हुआ आसान काम, जस्ट बिकॉज ऑफ मेजरमेंट। तो दिस इज द बेसिक नीड ऑफ मेजरमेंट। और इसके अलावा मेजरमेंट की ज़रूरत, अब देखो ज़रूरत कहाँ है या ज़रूरत क्यों है, उसके लिए अगर अपने चेक करें कि ये चीज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ना, ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो शायद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही होगी तो उसकी नीड भी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट भी होगी, और जो यूज़ ही नहीं हो रही तो फिर वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होगी, है ना। तो आप ये सोचो कि मेजरमेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए।
सबसे पहले मेजरमेंट को सुनते ही आपके माइंड में वो आ सकता है लाइक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को तो मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए, उसको प्रॉपर प्लॉट का एरिया पता चल जाएगा कितने बाय कितने हैं, है ना। और कहाँ कहाँ पे मेजरमेंट की ज़रूरत है। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में मेजरमेंट की ज़रूरत है। लाइक मैकेनिक्स है, आप वेलोसिटी मेज़र करते हो, आप एक्सेलरेशन मेज़र करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हो, आप फोर्स मेज़र करते हो, आप मोमेंटम मेज़र करते हो, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, सब क्वांटिटी मेज़र करते हैं अपने, मेज़र करके एक दूसरे में कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये वेलोसिटी से जा रहा है ये व्हीकल और ये वेलोसिटी से जा रहा है ये व्हीकल, और उस मेजरमेंट के बिहाफ पे हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, फोरकास्टिंग तो बड़ा वर्ड हो गया कि भविष्यवाणी कर दी। कॉमन सी बात है कि अगर सेम डिस्टेंस से दो कार जा रही है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है एक की वेलोसिटी कम है, तो ज़्यादा वाली पहले पहुंचेगी, तो कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा हमें, बट कहने को तो फोरकास्टिंग है। अब ये कैसे पता चला? अगर हमें दो कार की वेलोसिटी पता होगी तो हम बता सकते हैं कि जो पहले वाली वो जल्दी पहुंचेगी। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के, बट ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो नीड का आंसर क्या हुआ? एक तो पहला ये कंपैरिजन करना, जिससे हम कैटेगराइज कर सकें, है ना, ग्रुप में डिवाइड कर सकें और एक रैंक भी दे सकें। फिर हम फील्ड्स में जा सकते हैं, द फील्ड विच रिक्वायर्स मेजरमेंट। तो फिजिक्स के जितने भी फील्ड्स आप सारे लिख सकते हो उसके अंदर। कॉमर्स के अंदर भी मेजरमेंट चाहिए, है ना, और बायो में भी मेज़र करने के लिए चाहिए। आप कुछ भी किसी चीज़ की भी स्टडी करते हो, कुछ केमिकल की केमिकल तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। अब बायोलॉजी के अंदर जो भी स्टडी करते हो उसके अंदर भी आप लेंथ वगैरह लेते हो, डिस्कस करते हो, तो उसकी भी चाहिए लेंथ। आप डिस्कस करते हो किसी ऑर्गन की, लाइक एलिमेंट्री कैनाल्स की लेंथ डिस्कस करते हो, किसी का वेट डिस्कस करते हो, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं आपने, तो मेजरमेंट वहाँ भी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपने। तो हमने भी डिस्कस किया मेजरमेंट किसके लिए है, मेजरमेंट क्यों है। अब अपनी बात करते हैं मेजरमेंट क्या है, माने कि डेफिनेशन। ठीक है, अब मेजरमेंट को डिफाइन करना है, मतलब कि जो हमें काम आता है ना वो नहीं करवाना, बाकी सारा करवा लो हमसे। हमें मेजरमेंट के नाम पे मेजर करा लो ना तो हम कर देंगे। अब मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या क्या करना नहीं आनी चाहिए, यही तो बेसिक चीज़ पढ़नी है अपनों ने यहाँ पे। अब मेजरमेंट होता क्या है? अब आप सोचो कि मेजरमेंट अगर आपको करना तो आप करते क्या हो? आपको अगर लेंथ मेजर करनी है, आपको कॉपी पे एक लाइन बना करके दे दी, छोटी क्लास का क्वेश्चन, पहली दूसरी तीसरी का होगा शायद, अब मुझे याद नहीं कौन सी क्लास का है, एक लाइन बना करके दे दी और आपको कह दिया जाता है कि राइट द मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन। तो क्या करते हो? आप एक गैजेट निकालते हो ना, डोरेमोन वाला कोई गैजेट नहीं, है ना, सिंपल सा अपना स्केल निकालते हो, चमकदार सा, इसके साथ लगाया जीरो यहाँ पे, ये इसकी मर्जी है जहाँ पे भी आया। सपोज अपने सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर पे आ गया, तो हमने लिख दिया शान से 10 सेंटीमीटर, स्केल उठा कर रख दिया साइड में, लो मैम, यस सर, हो गया। तो हमने मेजरमेंट कर दिया, इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, ये तो हमें आता ही था, तो इट मीन्स डेफिनेशन भी हमें समझ में आ जाएगी तुरंत। एक्चुअली में हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक क्वांटिटी थी, अननोन क्वांटिटी थी, उसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा ना, कंपेयर करके देखा। लाइक स्केल हमारे पास यहाँ पे वाला स्केल है, सपोज कि इसके साथ हमने कंपेयर किया ऐसे, ठीक है, तो हमने कंपेयर करके देखा। अब एक्चुअली में अगर अपने कंपेयर करते हैं तो कर ही लेते हैं, चलो कितना आ रहा है इसका लेंथ आ रहा है, आई थिंक दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ आ रही है 17 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ रही है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखने में बोर्ड पे छोटी लगती है लाइन। हम करते क्या है, एक गिवन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। और अब ये भी है ना कि अब इस लेंथ को कंपेयर करना था, तो क्या मैं थर्मोमीटर को लेकर कैसे करने लग जाऊँ, उसमें जहाँ पे जितना टेम्परेचर लिखा हो वो लिख दूँ इस पर? नहीं, ये जो 2-3 बातें बोली इन्हीं से मिला करके इसकी डेफिनेशन बनेगी जो मैं बोलता हूँ। अब सुनो कि मेजरमेंट का मीन्स क्या है, आप किसी गिवन क्वांटिटी को कंपेयर करें, मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन, आप कंपेयर करें किसके साथ, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ उसी तरह की, ठीक है। मीन्स मेजरमेंट of any physical quantity
इज द कंपैरिजन ऑफ दैट क्वांटिटी विद, कंपैरिजन विद, लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। और इसको अपने यूनिट भी कहते हैं। क्लियर? लाइक लेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। हमने फिक्स कर रखा है कि इतनी लेंथ जो है उसको मीटर कहते हैं। हाँ, उसके अंदर आगे अपने सब डिविजन्स कर रखे हैं कि इस मीटर के आप अगर 100 पार्ट्स कर दो तो हर पार्ट को अपने क्या कह देंगे, सेंटीमीटर कह देंगे, क्योंकि उससे हमें ईजिली पता लग जाएगी बातें। क्लियर? उस मीटर के 1000 टाइम्स अगर आप लेंथ कर दो तो उसको किलोमीटर कह देंगे, है ना। ये सब बातें हमें कुछ आती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सिंपली मेजरमेंट का मतलब क्या है, किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करना उसी तरह की एक फिक्स क्वांटिटी से। अब वो जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट बोलते हैं। क्लियर? कुछ बातें क्लियर हो रही, धीरे धीरे सब हो जाएंगी। और अभी इस मेजरमेंट को अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी इसी चैप्टर के अंदर एक बारी और जिक्र करेंगे इसका, मेजरमेंट का। तो अपने कुछ एक तरीके देखेंगे मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं अपने। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपने। मेजरमेंट जब भी किसी क्वांटिटी का करेंगे, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा, उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, n और u, दो चीज़ें होंगी। n माने न्यूमेरिकल यूनिट, ये न्यूमेरिकल डिजिट। क्लियर? एक न्यूमेरिकल डिजिट और एक होगी यूनिट। अभी का एग्जांपल लो, अपन ने जो लाइन बनाई थी उसके आंसर क्या आया था, 17 मीटर, है ना। अब आंसर आया था 17 मीटर, तो 17 और मीटर दो जने है ना। ये एक तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कि डिजिट है, कोई नंबर है, और u ये क्या है, यूनिट। देखो ये तो अपने को पता है, न्यूमेरिकल डिजिट्स ये मैथ्स की चीज़ है, अपने को पता है, तो नंबर्स हैं जस्ट। अब मेन बात किसके बारे में पढ़नी रहेगी, यूनिट के बारे में। यहाँ से हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक भी दिख रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आने वाला है, यूनिट। इस चैप्टर का नाम भी है और हमने देखा भी इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। चलो फिलहाल इस मेजरमेंट को कंप्लीट करते हैं। वैसे बेसिक डिस्कशन इसका यहीं तक था, पर एक और छोटी सी बात कि ये जो दो चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल डिजिट और यूनिट, इन दोनों का ना आपस में सीधा रिलेशन नहीं है, टेढ़ा रिलेशन है। अब ये सीधा रिलेशन और टेढ़ा रिलेशन का क्या मीन्स है, इट मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट। इसका मतलब ये है कि इस क्वांटिटी को, यूनिट जो है हमारे पास, इस यूनिट को बढ़ाएंगे, अगर इस यूनिट को बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। वो तो इनवर्स के अंदर हमें पता है सर, बात समझ अभी भी नहीं आई। समझो, इस लेंथ को मैं 17 मीटर कह सकता हूं, वैसे सेंटीमीटर थी, है ना, पर एक एग्जाम्पल के लिए इसको मीटर कह दिया, ठीक है। 17 मीटर, वैसे गलती से कहा था पहले, अब एक काम आ जाएगी हमें बात। अगर किसी लेंथ, किसी लाइन की, किसी थ्रेड की लेंथ 17 मीटर है, क्या उसको आप सेंटीमीटर में भी कह सकते हो, कह सकते हो। और सेंटीमीटर में कहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1700। अब ये फिर गलती, सेंटीमीटर। अब आपको बात समझ में आएगी कि कोई अगर 17 मीटर लेंथ है उसको आप 1700 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या नया बताया, कुछ भी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, सिंपल है। आप ध्यान से देखो, ये न्यूमेरिकल डिजिट तो बड़ी होगी, अब समझ में आएंगी बात। और ये यूनिट छोटी होगी, मीटर और सेंटीमीटर, कौन सी यूनिट छोटी होती है और कौन सी बड़ी होती है, सबको पता है। मीटर जो है वो बड़ी होती है, ये तो कम हो रही है चीज़, छोटी हो रही है, और ये चीज़ बड़ी हो रही है। अब आपको पता लगा क्या कह रहा था मैं, यही कह रहा था मैं। और ये बड़ी सिंपल सी और अच्छी चीज़ है समझने के लिए कि आपने करी तो हमेशा है, बट शायद इस पर ध्यान ना दिया हो, ऐसा इस तरह से, इस एंगल से नहीं सोचा कि जब भी आप यूनिट को छोटा करते हो ना तो आगे वाला नंबर बढ़ जाता है, और अगर यूनिट को बड़ा करोगे, अब इसको मैं अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 0.017,
तो बहुत छोटा हो गया ये तो, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट बढ़ानी है तो न्यूमेरिकल डिजिट छोटी हो जाएगी, यूनिट छोटी करनी है तो न्यूमेरिकल डिजिट बड़ी हो जाएगी। क्लियर? तो ये सिंपल सा एक रूल है जिसको अपन इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल डिजिट और यूनिट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? सो अब स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो डिस्कशन था हमारा दैट वाज मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात हमने करी और उसमें हमने देखा था कि मेजरमेंट जब भी किसी क्वांटिटी का करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। कौन सी दो चीज़ें आती हैं? एक आता है, फॉर एन एग्जांपल आपने किसी की लेंथ मेजर करी, उसकी लेंथ का आंसर आ रहा है 15 मीटर। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक एरी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक एरी जिसको अपने कहते हैं यूनिट। दो चीज़ें हैं, बिल्कुल है। क्लियर? तो अब इसके अंदर ये जो है ये तो मैथ्स का पार्ट है। नंबर जो हैं किस तरह के हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब आपने मैथ्स के अंदर पढ़ने। फिजिक्स के अंदर हमने इसकी बात करनी है, हैंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल करके आ गया फिजिकल यूनिट। ठीक है, इन यूनिट्स को अपने जानते तो हैं या यूं कहें पहचानते हैं, जानते नहीं हैं। लाइक जैसे टेम्परेचर है, आपको पता है कि टेम्परेचर की यूनिट्स आपने देखी हुई हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारी देखी हैं आपने। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है? यूनिट है। क्लियर? तो अब ये यूनिट कहाँ से बनी है, क्यों बनी है, क्या ज़रूरत है, इन सब की बात करनी है अपनों ने अब इस डिस्कशन के अंदर। तो सबसे पहली बात कि फिजिकल यूनिट की नीड क्या है, फिर अपनी बात करेंगे कि है क्या। ठीक है, पहले इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़े हम इसके बारे में। तो फिजिकल यूनिट की क्या ज़रूरत है? मेज़रमेंट के लिए। तो इसका आंसर किस में है? मेज़रमेंट में। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेज़र। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने मेज़र करना है, किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने मेज़र करना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? फिजिकल यूनिट होनी चाहिए। अब कैसे जी? बात तो बड़ी सिंपल है, इसको और अच्छे से समझते हैं, एलाबोरेट करते हैं। लाइक आपने अगर इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है, क्या करना है? इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो? आपको कहें कि इस बोर्ड की लेंथ निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या कहोगे कि सर कोई स्केल दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम बेयर हैंडेड आए हो और तुम्हें कहा कि इस बोर्ड की लेंथ निकाल करके दो, तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप निकाल सकते हो? ऐसे आंखों से देख करके इसकी लेंथ निकाल दोगे? आई थिंक मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा कि इसकी लेंथ कितनी है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मेरे माइंड में कोई मैंने पहले बोर्ड देखा हुआ है, इससे बड़ा देखा हो, तो मैं कह दूंगा कि सर जो मैंने देखा था ना उससे छोटा है ये, और या इससे छोटा देखा हो मैंने तो कह दूंगा कि ये उस वाले बोर्ड से थोड़ा बड़ा है। इसके जैसा सा देखा हो तो मैं कह दूंगा हाँ उस बोर्ड जैसा सा है। क्लियर? तो इसमें भी देखो आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कंपैरिजन का। आपको कंपेयर करना पड़ रहा है। आप सिंगल किसी चीज़ को देख करके कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, आप कैसे बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ इसकी है बस, है ना? तो सेंसलेस से बात आ जाएगी वो। अगर आपको सेंसिबल टॉक करनी है, आपको जो आंसर पूछा, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन डिमांड की गई, आंसर की डिमांड की गई, फीलिंग समझो कि अगर आपसे जो भी चीज़ पूछी गई है उसका आपको सेंसिबल आंसर देना है तो आपको कैसे देना पड़ेगा? आपको कुछ स्केल चाहिएगा ना जिससे आप मेज़र कर सको। अगर आपको देखो स्केल दे रखा हो वो मेज़र करने वाला, है ना, तो आप फटाक से यहाँ लगाओगे, एक एंड यहाँ लगाओगे, आप जिस एंड पे यहाँ पे जीरो फिक्स करते हो वहाँ पे जो आता है वो आप देख करके बता दोगे कि भाई इतनी लेंथ है इसकी, काम खत्म। समझे यूनिट का फ़ायदा? आपको मेज़र करना आ जाएगा, यूनिट के बिना आप मेज़र नहीं कर सकते। क्लियर? तो मेज़र करने के लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी अपने बात कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कि मेज़रमेंट के लिए कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो बहुत सारी टेक्निक होती हैं हमारे पास। और अगर अपनी बात करें लाइक कि कभी अपने को घर पे भी कुछ कबर्ड शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि इधर रखा हुआ है कबर्ड, उसको शिफ्ट करके इधर लगाना है, किसी और कॉर्नर वगैरह में लगाना है, अपने को चेक करना है कि वहाँ पे जो जगह दिख रही है एक्चुअली में उसमें वो फिट हो जाएगा या नहीं। तो आप क्या कैसे मेज़र कर सकते हो? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो इंची टेप नहीं है या मिल नहीं रहा, गुम गया, सो ऑन, कुछ भी रीज़न है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे मेज़र कर सकते हो उसकी लेंथ को? आपके स्कूल वाला स्केल तो छोटा होगा ना, तो आप कैसे एक धागा ले सकते हो, धागे से आपने ऐसे लेंथ उसकी मेज़र कर ली कबर्ड की, और जो खाली जगह है वहाँ पे आपने लगा करके देख लिया कि भाई यहाँ पे वो लेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। कभी शायद आपने ऐसा किया हो। ओके, तो इसमें भी अपने ने क्या किया, उस लेंथ को अपन ने एक फिक्स लेंथ मान लिया और उससे कंपेयर करके देखा
और फिर आंसर लिया कि कबर्ड फिट होगा या कबर्ड फिट नहीं होगा, है ना, यही किया अपन ने। तो वही कॉन्सेप्ट है सेम कि हमें यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ, अभी अपने लेंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि सबकी बात करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही बात करेंगे और वही कंसेप्ट कहाँ लगेगा, सभी पे लगेगा। कि अगर अपने को किसी की भी लेंथ निकालनी है, मेरी लेंथ निकालनी है, मार्कर की लेंथ निकालनी है, इस बोर्ड की लेंथ निकालनी है, तुम्हारी लेंथ निकालनी है, तुम्हारी लेंथ या मेरी लेंथ मतलब हाइट, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ स्केल चाहिए, है ना। और वो स्केल कैसे बनेगा, उस स्केल पे होता क्या है। अब मान लो उस स्केल के ऊपर जो वो नंबरिंग लिखी हुई है वो मिट जाए तो वो स्केल काम का है, बड़ा बड़ा बैग के अंदर कई बार खराब हो जाता है ना, तो आपको नया लेना पड़ता है ना। तो स्केल का मतलब वो स्केल का जो मटेरियल है ना, प्लास्टिक है, ग्लास है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि लाइक मेरे पास है एक स्केल, लाइक ये जो स्केल है इसके अंदर ये सेंटीमीटर के अंदर है, शायद आपको दिख रहे हैं। तो ये जो स्केल है, अब इसके अंदर इसका मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो ये स्केलिंग की गई है ना अंदर, वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर मिट गई तो फिर इसकी लेंथ कौन निकालेगा, फिर तो इसकी लेंथ निकालने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली टॉपिक से हम दूर ना जाएं, हम बात कर रहे थे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्या, फिजिकल यूनिट की ज़रूरत क्या है, क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। अब मेज़र करेंगे कैसे, आपको अगर लेंथ मेज़र करनी है तो लेंथ की कोई एक फिक्स अमाउंट को आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हम इसको एक स्टैंडर्ड अमाउंट मान रहे हैं और इसी के बिहाफ पे हम आज के बाद सारी लेंथ्स को मेज़र करेंगे। क्लियर, कि हम एक लेंथ मान रहे हैं, ये फिक्स है और आज से कसम खाते हैं सारी लेंथ इसी के हिसाब से मेज़र करेंगे कि लेंथ इससे कितनी छोटी है, इसका कितना पार्ट है पॉइंट में, या इसका कितना टाइम्स है मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो अब इसकी डेफिनेशन का टाइम है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि फिजिकल यूनिट क्या होती है। इसको अगर मैं लिखूं तो फिजिकल यूनिट क्या होती है, ये होती है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड अमाउंट। क्या होती है, फिक्स्ड या कह दो स्टैंडर्ड अमाउंट, किसकी, मेरी या तुम्हारी, किसी की भी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की, उस फिजिकल क्वांटिटी की जिसको कंपेयर करना। तो बेसिकली तो इतने में भी कह सकते हैं आपने कि फिजिकल क्वांटिटी की फिक्स्ड अमाउंट, या इसको कंप्लीट लिखना हो तो मैं ऐड कर देता हूं इसके अंदर कि फिजिकल यूनिट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, द सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये अंडरस्टूड सी बात थी, बट लिख दिया इसके अंदर अपन ने कि भाई जो अपने अमाउंट चूज करेंगे वो उसी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आएगी। लाइक अपन ने लेंथ के अंदर इतनी लेंथ को अपन ने मान लिया कि इतनी लेंथ जो है ये 1 मीटर है, इतनी लेंथ को अपन ने मान लिया कि ये 1 मीटर है। तो बताओ ये 1 मीटर वाली लेंथ किसको मेजर करने के काम में आएगी, लेंथ को, टेम्परेचर को, किसको, लेंथ को मेजर करने के काम ही आएगी ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। आई थिंक यू गेट द आइडिया कि फिजिकल यूनिट क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, फिजिकल यूनिट क्या है, फिजिकल यूनिट है क्या, बस क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी उठा ली गई और उसको अपने एक नाम दे दिया कि ये इतनी क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल यूनिट है, जो ये फिजिकल यूनिट है, अब ये 1 मीटर ये इतनी ही होगी, इससे इतनी क्यों नहीं है और इससे इतनी क्यों नहीं है, मैं तो इतनी लूँगा, मैं तो इतनी लूँगा, घर का राज है क्या, नहीं। मैं फिक्स कर सकता हूँ ये यूनिट, नहीं। तुम फिक्स कर सकते हो, नहीं। ये फिक्स कर सकता है, नहीं। यहाँ पे चिंटू बैठा, ठीक है। तो ये चिंटू विंटू कोई नहीं फिक्स कर सकता, कौन फिक्स करेगा, कुछ स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास, उनको हमने काम दे रखा कि आप फिक्स कर दो, क्योंकि फिर उनकी बात सब मानेंगे ना, हमारी कोई माने ना माने 2-4 जने मान लेंगे, बाकी नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ, घर पे हम अपने तरीके से, घर पे हमारा राज है, हम कैसे भी किसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं। लाइक एक ये तरीका भी होता है, इससे अपने मेज़र करते हैं लेंथ, कि यहाँ से लेकर के लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 और 5.5 लगभग। तो ये भी एक अच्छा तरीका है मेज़र करने के लिए, बट ये स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है। क्लियर। तो चलें आगे।
ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो फिजिकल यूनिट हैं वो कितने तरह की है। इस पर थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिजिकल यूनिट कितने तरह की हैं? दो तरह की हैं फिजिकल यूनिट। एक है फंडामेंटल, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। एक होती है डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। जैसे अपने क्वांटिटी की बात करी थी, सेम वैसे यूनिट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे? जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर किसी दूसरे की यूनिट भी नहीं आ रही। क्लियर? अभी ये बातें क्या कर रहा हूं मैं वो सुनते रहो बस आप। इसको क्लियर हो रहा है तो बढ़िया, नहीं तो मैं भी अभी क्लियर करने के लिए आपको ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बाद में क्लियर करने वाला हूँ इन सबको। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो किन्हीं की कॉम्बिनेशन से बनी हो। और किन कॉम्बिनेशन से? इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है वो वाली। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिट का। अभी इसमें कितनी आती हैं, कौन सी आती हैं, इसमें कौन सी आती हैं, कितनी आती हैं, वो अपने बात करेंगे। जैसे अपने ने कहा था कि फिजिकल यूनिट कौन डिसाइड करता है, कौन से सिस्टम है, तो हमने सुना हुआ है नाम एसआई सिस्टम। हम जो भी यूनिट लेते हैं एसआई यूनिट लेते हैं, है ना, याद आया होगा आपको। तो एसआई यूनिट वाली यूनिट्स की बात करेंगे ना। अब फंडामेंटल यूनिट कई सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, डिराइव्ड भी अलग अलग होगी फिर। बट फ़ायदा क्या उन सिस्टम का बात करके, जब अपने को बात ही एक ही सिस्टम की करनी है। तो पहले अपने ये देख लेते हैं कि सिस्टम हैं कितने, और उसमें से हमारा सिस्टम कौन सा है जो हम चूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर फंडामेंटल कौन सी है, डिराइव्ड वाली कौन सी है। ठीक है, तो आउटलाइन करते हैं हमने क्या किया। फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, जनरल सा डिस्कशन, और कितने तरह की होती है, इनमें कौन कौन सी होती है, उसके लिए अपने वेट करते हैं। और अब अपने जो करने जा रहे हैं, मैं बीच बीच में समअप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अपने कुछ बेसिक डिस्कशन भी करते रहते हैं इसके अंदर ना, तो कहीं हम टॉपिक से भटक ना जाएं कि हम क्या कर रहे थे, वो हमारे दिमाग के अंदर क्लियरली चलता रहे। ओके, तो अब हमारे पास है सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि यूनिट डिसाइड करते हैं? तो बेसिकली 4 सिस्टम हमें पढ़ने हैं। वैसे तो जब अपने को ऐसा सिस्टम ही करना है तो फिर बाकी की बात क्यों करें, पर नहीं, हमें पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में है डिस्कशन। एक सिस्टम तो है एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। एक होता है सीजीएस, एक है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, और एक होता है एमकेएस। अब ये क्या नाम आगे अजीब से याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रखने तो पड़ेंगे और हो जाएंगे, ये टेंशन देने वाले नहीं है। अब इसमें सी माने सेंटीमीटर, सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम्स, और एस माने सेकंड, एस माने सेकंड। तो इसके अंदर एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब क्या है? फुट। ये देखो, इसमें ये लेंथ के लिए ये सिस्टम क्या कहता है कि आप लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करो, वेट के लिए ग्राम यूज़ करो, और टाइम के लिए सेकंड यूज़ करो। ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि आप लेंथ मेजर करने के लिए फुट यूज़ करो, वेट यूज़ करने के लिए, वेट नहीं सॉरी मास, आई करेक्ट माई सेल्फ, मास को मेजर करने के लिए आप पाउंड यूज़ करो, और टाइम के लिए आप सेकंड यूज़ करो। देखो आपको एस 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 तो तीनों में दिख रहा है, ये सारे टाइम के लिए तो सेकंड में ही मानते हैं। ये क्या कहता है एमकेएस? ये कह रहा है कि आपको अगर लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर में मेजर करो, ठीक है, और अगर आपको मास मेजर करना तो आप केजी में करो, किलोग्राम के अंदर, और टाइम मेजर करना तो आप सेकंड के अंदर करो। तो देखो ऐसा सिस्टम जैसे फील आ रही होगी आपको इसके अंदर, तो इसी को ही मॉडिफाई करके ऐसा सिस्टम बनाया है। इसलिए एसआई सिस्टम को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। रेशनलाइज का मतलब कि एमकेएस को थोड़ा इंप्रूव करके, कुछ चेंजेस करके हमने एक नया सिस्टम बनाया है, जिसको अपने कह देते हैं एसआई सिस्टम, जो यूनिट्स डिसाइड करता है। लाइक जैसे अपने केमिस्ट्री में आईयूपीएसी पढ़ा,
आईपीसी के हिसाब से आप क्या करते हो, नेमिंग डिसाइड करते हो। वैसे एसआई के हिसाब से हम यूनिट्स एट्रीब्यूट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और काफ़ी कुछ क्वांटिटीज़ की आप यूनिट 9th-10th के अंदर पढ़ के भी आते हो। जैसे लेंथ की मीटर आपको पता है, टाइम की सेकंड आपको पता होगी, टेम्परेचर की केल्विन आपको पता होगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड आपको पता होगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी पता तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, हटा दें इसको। ये जस्ट हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, ये किस में बिलीव करता है, ये किस में बिलीव करता है, ये किस में बिलीव करता है और ये किस में बिलीव करता है, आपको पता लग गया। तो इसके अंदर आप ये कहोगे कि ये इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये मास भी किस में मेजर करेगा, किलो में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। क्लियर। ये 3 बेसिक यूनिट हैं, बिल्कुल बेसिक यूनिट हैं, इसके अलावा और भी होते हैं यूनिट्स। अब अपने जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, कौन सा डिस्कशन चल रहा था कि जो हमारी फिजिकल यूनिट्स थी उसको अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना। अभी अपने ने करा था ये काम। कौन सी 2 कैटेगरी थी? एक अपन ने कहा था कि भी फंडामेंटल होती है, कुछ यूनिट फंडामेंटल होती है जो खुद की ही खुद यूनिट होती है, उसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं है। और एक अपन ने कहा था दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट, जो कि फंडामेंटल वालियों से मिलकर के बनती है। जाग तो रहे हो ना, तो जागते रहो, सुनते रहो, बीच में पॉज करके या तो कुछ ब्रेक ले आना अगर ऐसा कुछ लगे तो, नहीं तो वैसे सिंपल सा काम चल रहा है अपना। अब फंडामेंटल यूनिट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जिसके अंदर किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिराइव्ड विच आर मेड फ्रॉम द फंडामेंटल, ठीक है। अब एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं अपने। एसआई सिस्टम के अंदर कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? इसके अंदर होती हैं 7 + 2, 7 + 2। अब 9 क्यों नहीं लिखा? आता है वैसे टोटल करना मेरे को भी, पर कुछ लॉजिक है इसका, अभी बताते हैं। और डिराइव्ड कितनी है इसकी कोई गिनती नहीं, जो बच गई सारी वही हैं। क्लियर। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि 7 + 2 कौन सी यूनिट्स हैं, आपको इन सब के नाम आने चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 करके लिखता हूँ। नंबर 1 मास। देखो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे जब चैप्टर में जाएंगे हम डायमेंशंस करने वाले हैं, और आपको इस पूरी क्लास के अंदर मैं जब भी 10th की वीडियो में फिजिक्स की बात हुई है तब ये बात हुई है कि आपको जब भी कोई फिजिक्स की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। उसकी डेफिनेशन, 4 चीज़ें कम से कम लिखनी होती हैं। एक उसकी डेफिनेशन, एक उसका फॉर्मूला, एक उसकी एसआई यूनिट और एक उसकी सिंगल एसआई यूनिट की डेफिनेशन। लाइक करंट है तो करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, करंट के एसआई यूनिट एम्पियर और 1 एम्पियर की डेफिनेशन। बट अब से इसमें काम बढ़ जाएगा। अभी हम वेक्टर और स्केलर का आइडिया लेने वाले हैं, तो हम ये 4 चीज़ें तो लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ये चीज़, ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। अभी नहीं है हमारे पास वो काम। जब डायमेंशन सीख जाएंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा कि हमें उस क्वांटिटी के डायमेंशन बनाने पड़ेंगे, मतलब कि 4 और 2 और, क्योंकि इस हाल से तो पॉसिबल है नहीं। तो 6 चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी किसी नई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो आपको ये 3 तो याद हो ही जाएंगी आराम से। MLT बहुत बार लिखने वाले हो तो ये आपको ना चाहते हुए भी याद हो जाएंगी। ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स तो रट जाएंगी। M माने मास, L माने लेंथ, L है ये, और T माने टाइम। 7 हैं, तो ये 3 तो आपको इजीली याद हो ही जाएंगी। इसके अलावा क्या बची? इसके अलावा बची ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी। अगर आपने किसी बल्ब वगैरह को, जो भी बल्ब आता है उस बल्ब को ध्यान से पढ़ा हो कभी, उस पर कुछ लिखा होता है तो उस पर लिखा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस बल्ब की कितनी है, ठीक है। 5th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 5th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और 6th है टेम्परेचर, 6th क्या है? टेम्परेचर। और 7th है इलेक्ट्रिक करंट, 7th है इलेक्ट्रिक करंट। ओके गुड। तो अभी मैंने 7 लिखी, +2 वाली नहीं लिखी। और इसको भी याद करने का आपको याद होनी चाहिए कि 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो इसको याद करने के लिए
एक ट्रिक है, MLT को तो मैंने इंक्लूड नहीं करा ट्रिक के अंदर, क्योंकि ये तो आपको वैसे याद हो जाएंगी, MLT बोल बोल के। अभी शायद अजीब सा लग रहा हो MLT क्या क्या कॉम्बिनेशन है, तो बाद में बन जाएगा, तो इसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा। MLT के अलावा इसको इसी ऑर्डर में रखा हुआ है, देखो इससे एक वर्ड बन जाएगा लेट, तो आपको याद रखने में आसानी मिल सकती है। शॉर्ट हैंड ट्रिक है जस्ट कि आपको दिमाग से निकल जाती है, कई बार 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, तो आपको फर्स्ट लेटर आपको अगर मिल गया तो आप उसमें से निकाल लोगे कि 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, मास लेंथ टाइम तो फिक्स है ही, उसके अलावा क्या बची, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, तो याद रखने की भी कोई टेंशन खास इसमें नहीं है। अब ये तो एक्चुअली में क्वांटिटीज लिखी है अपन ने, इनकी यूनिट तो बाकी है ना अभी। मास की यूनिट है केजी, क्या है, केजी, किलोग्राम्स। लेंथ की यूनिट है मीटर, लेंथ की यूनिट है मीटर। टाइम की यूनिट है सेकंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, ठीक है। सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, जो कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। और टेम्परेचर की यूनिट आपको पता है क्या होती है, केल्विन। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप एक्सप्लोर करके आ चुके हो, इसकी क्या होती है, एम्पियर। इसकी क्या होती है, एम्पियर। तो यूनिट्स आपको इजीली याद रखनी है। आई थिंक आपके लिए जो नई अगर हैं, केजी आपको पहले से पता है, लेंथ की मीटर आपको पता है, सेकंड आपको पता है, ये दो आपके लिए नहीं है बस 11th क्लास के अंदर, कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मोल में। क्लियर। अब इसके अलावा जो दो रहेगी +2 वाली, उसको अपने क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। इसके साथ में है वो, ठीक है। मेन फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, बट वो सप्लीमेंट्री हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में एक मेन आंसर शीट मिलती है, उसके साथ में जो मिलते हैं उसको मेन आंसर शीट नहीं कहते, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री शीट बोलते हैं ना। तो साथ वाली जो शीट है, माने कि अगर प्रिसाइजली फंडामेंटल यूनिट्स कहें तो वो 7 हैं, सप्लीमेंट्री 2 और हैं, तो मिला करके 9 होगी। तो वो जो 2 हैं वो कौन कौन सी, मैं यहीं लिख देता हूँ, किसी और कलर से लिख लेता हूँ अपन। तो एक है प्लेन एंगल, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। अब ये क्या रोला है, एंगल तो पता था, अब ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या चीज़ है। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन के अंदर, या जो भी अपने एंगल आज तक देखे हैं ना, जो भी 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री आपने एंगल बनाए हैं, वो सारे एंगल वो प्लेन एंगल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल एक प्लेन में बन गया। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस, शीट, बोर्ड, दीवार, फर्श, ये सारे प्लेन है। क्लियर। सॉलिड एंगल क्या होता है कि अगर मैं किसी, सपोज करो इस डस्टर को इस पॉइंट से देख रहा हूँ, इसी एक फिक्स पॉइंट से देख रहा हूँ इस पूरे डस्टर को, तो ये पूरा डस्टर इस पॉइंट पे कैसे एंगल बनाएगा, किस तरह से एंगल बनेगा, इस कॉर्नर से, इमेजिनेशन करेंगे अपने, इस कॉर्नर से इस पॉइंट तक एक आप लाइन ड्रॉ करो इमेजिनेशन में, उस कॉर्नर से ड्रॉ करोगे, नीचे वाले और इधर वाले 4 कॉर्नर से लाइंस ड्रॉ करोगे, तो बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। उसे कहते हैं अपने सॉलिड एंगल। हमें बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हाँ इसे सॉलिड एंगल कहते हैं। बाकी आपको कभी कोई चीज़ दे करके मेज़र करवाया जाएगा सॉलिड एंगल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है। प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं रेडियन में, यस, डिग्री में नहीं करते। डिग्री वो ज़्यादा यूज टू है हम उसके, बट जो ऐसे यूनिट है वो डिग्री नहीं है, वो है रेडियन। लाइक आपने पाई यूज़ किया होगा, 90 डिग्री की जगह पे पाई रेडियंस है ना, तो पढ़ा हुआ अपन ने, तो पाई रेडियंस होता है वो। क्लियर। और सॉलिड एंगल इसको किसमें मेज़र करते हैं, स्टीरेडियन में। इसको किसमें मेज़र करते हैं, स्टीरेडियन में। इसको कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, इसको स्मॉल आर लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो कैपिटल आर को स्मॉल आर क्यों किया मैंने, इस पे भी एक इंटरेस्टिंग मोर टू नो चीज़ें हम जान लेते हैं, कुछ एक चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। चलो, #नोट। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं ना, ये छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो कभी भी ये प्लूरल में नहीं जाएगा,
कभी भी जो क्वांटिटी की यूनिट है वो प्लूरल में नहीं जाएगी। अगर आपने कहा कि आप बाजार से सामान लाए हो 10 kg, तो 10 kg है, 10 kgs नहीं है वो। कि भाई आप कहो कि आप चावल लाए 1 किलो तो 1 kg, और 5 किलो लाए तो 5 kgs, नहीं, ये तो 5 किलोग्राम सेकंड बन जाएगा ना। तो ये कभी भी प्लूरल में नहीं जाता, ये चीज़ गलत है। सही क्या है? 5 kg ओनली। क्लियर? ये छोटे छोटे सा कॉन्सेप्ट है, कई बार इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चन ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा वाला सही है। तो पहला रूल क्या हुआ कि नो प्लूरल, इसके अंदर प्लूरल अलाउड नहीं है, नो टू प्लूरल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि आपको फुल स्टॉप भी नहीं लगाना, इनके बाद फुल स्टॉप भी अलाउड नहीं होता। लाइक आपने लिखा कि 5 kg, ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता? ये बिल्कुल ही बेसिक है, ये गलती अपने वैसे करते भी नहीं, ये शायद अपने कर भी जाएं। वैसे अलाउ क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सेंटेंस नहीं है ना, फुल स्टॉप का मतलब तो सेंटेंस जब खत्म होता है तो अपने लगाते हैं, ये तो जस्ट एक मेजरमेंट थी, तो इसमें फुल स्टॉप का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये मीनिंगलेस था तो नहीं लगाना। इसने मीनिंग चेंज कर दिया था इसलिए नहीं लगाना, तो ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? तो इससे कुछ खतरा नहीं है, बट इससे खतरा था। फिर उसके बाद क्या है? तीसरी चीज ये है कि जो यूनिट्स होती हैं, जो भी ये यूनिट्स हैं, फिजिकल यूनिट हैं, इनका ये सारी के सारे ना छोटे लेटर में आएंगी। जैसे मीटर है, सेकंड है, ये सारी की सारी किस में आती हैं? स्मॉल लेटर्स के अंदर आती हैं। पर ऑल यूनिट्स आर इन स्मॉल लेटर्स लाइक मीटर, सेकंड, एटसेट्रा। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। क्लियर? अगर साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका लेटर कैपिटल होगा। ये छोटी छोटी बातें आपने देखी हुई हैं, बट आपने ऐसे पकड़ करके स्पेशल नहीं समझी हुई। जैसे कि एम्पियर, एम्पियर का आपको सिंबल पता है कैपिटल ए, केल्विन का सिंबल पता है कैपिटल के, पता है ना? तो क्यों? क्योंकि ये केल्विन साइंटिस्ट का नाम है और एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है। तो यूनिट्स स्मॉल लेटर में होती है, बट एक्सेप्ट दोज विच आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे जो रखी हुई है। अब इसके अंदर एक और अच्छा पॉइंट है, ये मेरे को सबसे फेवरेट पॉइंट ये लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अगर हमें बताए तो हम बच जाते हैं। ठीक है, और भीड़ से अलग होना तो सबको अच्छा लगता है। क्या कि जब भी आप यूनिट लिखते हो, लाइक ए एम्पियर आपने पूरा लिखा अगर, तो इसका ए कैपिटल नहीं आएगा। कि अगर आपने करंट लिखा ए कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 एम्पियर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए कैपिटल अगर आपने कर दिया पूरे नाम के अंदर, तो आपको पता है कि कैपिटल लेटर कब आता है, या तो सेंटेंस वगैरह हो तो उसकी स्टार्टिंग में आता है। यहाँ पे अपने कहा सेंटेंस वाला तो कोई लेन देना है नहीं, तभी तो फुल स्टॉप को परमिशन नहीं मिली। तो फिर दूसरी बात, फिर कब ए कैपिटल आता है? तो आपने इंग्लिश में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी पर्सन का नाम हो ना तब ए कैपिटल आता है। तो इस ए का मतलब, कैपिटल करने का मतलब, आप यहाँ पे इसको एज अ पर्सन कंसिडर कर रहे हो। तो आपने क्या पूछा था और आंसर क्या बन गया? आपने पूछा था किसी वायर में कितना करंट जा रहा है, और आपने बता दिया कि उसके अंदर 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर समझ गए? 10 एम्पियर है। 1 एम्पियर में जितना करंट था ना, उतने उसका 10 टाइम करंट जा रहा है उसके अंदर। तो हमारी जो बात थी उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसलिए ये वाली चीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो भाई? ये कहीं काम आती हैं क्या? हाँ, काम आती हैं। ये AIEEE के अंदर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जब आपको फिर ढूंढना पड़ता है कि भाई ये क्या चीज़ आ गई, तो सारे ही सही है, लगता है क्वेश्चन ही गलत होगा, चलो बोनस मिल जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं मिलता जल्दी से, तो गलत हम ही हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के रखनी है, और ऐसी छोटी चीज़ें जो हमें भीड़ से अलग करें, मोस्ट वेलकम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एरी 7 + 2। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक में इंक्लूड नहीं करा। क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि ये तो 2 एंगल ही हैं, और इसको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल बस। तो ट्रिक भी वहाँ बनानी है जहाँ पे हमें दिक्कत लगेगी।
देखो सारा बोर्ड तो अपने फंडामेंटल में यूज़ कर लिया, ये डिराइव्ड वाली तो बेचारी रहेगी। अब ये क्यों रहेगी? क्योंकि इसके अंदर फिक्स नहीं है, इसके अंदर तो फिक्स सा सामान है ना कि 7+2। अब इसके अंदर जितनी भी रहेगी, जितनी भी क्वांटिटीज़ की यूनिट है, लाइक फोर्स की यूनिट है न्यूटन, या फिर इसको अपने कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंपल से शुरुआत करते हैं, लाइक वेलोसिटी है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी ये सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। और इन सब की जो भी यूनिट है वो क्या है? डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, फिजिकल यूनिट क्यों जरूरी है, क्या होती है, इसके कितने सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल में कितनी आती हैं, डिराइव्ड में कितनी आती हैं। ठीक है। अब ये कुछ एब्रीवेशंस हैं इन द पावर ऑफ 10, मतलब कि अपने किसी यूनिट के साथ में इनको अगर लगा दें तो उस यूनिट को छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अपने ने अभी मेज़रमेंट सीखा, मेज़रमेंट के बाद अपन ने यूनिट सीखी, यूनिट जिससे अपने मेज़र कर सकेंगे। अब अपने पास, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उस यूनिट से काफ़ी छोटी भी होंगी, कुछ उस यूनिट से काफ़ी बड़ी भी होंगी, है ना। तो अब उस यूनिट को बड़ा छोटा करने का भी हमारे पास सिस्टम है। ये जो मैंने एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं ये आपने जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे ग्राम, यूनिट ग्राम होती है, उसके साथ में किलो लग जाता है तो किलोग्राम हो जाती है। मीटर, मीटर के साथ अपने अगर किलोमीटर लगा देते तो बड़ा मीटर बन जाता है ना। शहरों के बीच के डिस्टेंस अब मेज़र करनी है आपको तो आप किलोमीटर में मेज़र कर लेते हो। तो ये वही चीज़ें हैं, ये 10 की पॉजिटिव पावर्स हैं और ये 10 की नेगेटिव पावर्स हैं। नेगेटिव पावर मतलब फ्रैक्शन में, पॉइंट में चली जाएंगी, तो ये यूनिट को छोटा करने के काम में आएंगी और ये यूनिट को बड़ा करने के काम में आएंगी। ठीक है। तो इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे डेका, डेका मतलब होता है 10 की पावर 1, हेक्टो मतलब 10 की पावर 2, किलो मतलब 10 की पावर 3। जानते हो आप इसको, तो बहुत अच्छे जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, क्योंकि 1 किलो का मतलब ही 1000 होता है। तो ये जो आपने पहले याद किया था ना कि किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो एक्चुअली में किलो का मतलब ही 1000 है। क्लियर? मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा मतलब 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18। ठीक है, ये सारा है। और एक चीज़ तो ये कि आप इसकी आदत डाल लो कि आप 1000 की बजाय 10 की पावर 3, और मतलब दोनों यूज़ करो तो दोनों भी कर लो, बट आपको ऐसा नहीं हो कि 1000 आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो, 10 की पावर 3 आपको कंफर्टेबल नहीं हो। तो आपको ये कंफर्टेबल होना चाहिए और हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलें तो देखो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शायद आपको आती ही होंगी, है ना। मोबाइल के अंदर हम देखते हैं ना, फाइल सब्स्टिट्यूटिव फाइल केबी में होगी, किलोबाइट, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, गीगाबाइट, उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह जो आजकल लेनी पड़ रही है अपने को, टीबीज में लेनी पड़ रही है, टेराबाइट लेते हैं ना अपने, तो वही तो है ये किलो, मेगा, गीगा और टेरा। क्लियर? उसके बाद उससे बड़ी हैं, सपोज और डाटा हुआ आपके पास तो आपको पेटाबाइट की लेनी पड़ेगी या एक्साबाइट की लेनी पड़ेगी। क्लियर? और ये जो है ये छोटे करने वाले हैं, डेसी, डेसी मतलब 10 की पावर -1, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, क्योंकि सेंटी का मतलब किसी चीज़ का 100th पार्ट कर देना। 10 की पावर -2 मतलब 1/10 की पावर 2, 1/100 किसी चीज़ का 100th पार्ट कर देना। मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। नैनो कार का नाम नैनो इसलिए रखा क्योंकि नैनो छोटी क्वांटिटी है। पिको 10 की पावर -12, ये आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस भी कहीं किया था, पढ़ा था 5th चैप्टर के अंदर, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर कहीं आपने डिस्कस किया था इसके बारे में। पिकोमीटर। फेम्टो 10 की पावर -15, आटो 10 की पावर -18। ठीक है। जैसे इसका कुछ खास सिंबल है, इसको माइक्रो को इस तरह से दिखाते हैं, बाकी तो जो भी हैं इसको M से ही दिखाएंगे, इसको C से ही दिखाएंगे, इसको D से ही दिखाते हैं, इसको N से दिखाते हैं, इसको P से दिखाते हैं, इसको F से ही दिखाते हैं और इसको A से ही दिखाते हैं। इनकी बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर इसको D से ही दिखाते हैं और बाकी सेम इन्हीं के सिंबल से ही दिखाते हैं बस। हाँ, इसके अंदर अपने कैपिटल सिंबल यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपने सारे स्मॉल सिंबल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? अब कैपिटल क्यों कर लिए? कैपिटल तो मना की थी भी थोड़ी देर पहले आपने, है ना। कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए हमारा दिमाग तैयार होना चाहिए।
तो क्योंकि ये यूनिट्स नहीं है, ये तो यूनिट्स के एब्रीवेशन हैं जिसको छोटा या बड़ा करेंगे। अब इसी सीरीज़ के अंदर कुछ एक और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो कि आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। जैसे कि कुछ लेंथ की, मास के, टाइम के। मैंने कहा था लेंथ मास टाइम इज सुप्रीम है ना। इससे पहले अपन एक और डिस्कशन करते हैं कि हमने अभी फिजिकल यूनिट्स पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फिजिकल यूनिट्स डिस्कस करी थी कि 7 है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, 7 + 2 है, ठीक है, और उनकी यूनिट रखी हुई है मीटर एंड सो ऑन, बहुत सारी यूनिट्स रखी हुई हैं। अब उनको भी ना डिफाइन करा गया है, वो हमारी बात वहाँ पे करनी रह गई थी कि उनको प्रॉपरली डिफाइन करा गया है कि 1 मीटर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, और 1 kg वाला वेट कितना होगा, 1 केल्विन कितने टेम्परेचर को कहेंगे, 1 रेडियन कितने एंगल को कहेंगे। ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है। ये आप बुक में, किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। बट हाँ, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक 1 kg वाला, 1 kg कितने वेट को 1 kg कहते हैं आपने, तो उसका क्या है, एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, प्लेटिनियम और इरिडियम इनके एलॉय का एक सिलेंडर बनाया हुआ है, और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो है, एक ऐसा कुछ ब्यूरो है, उसके अंदर एक वो प्रोटोटाइप बड़ा ही संभाल करके रखा हुआ है। क्लियर। अगर इंडिया में देखना हो तो वो आपको मिलेगा नेशनल फिजिक्स सेंटर के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ भी मिल जाएगा उसका प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप याद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई नीड बिल्कुल नहीं है। आपसे कोई एग्जाम में पूछने वाला, किसी भी एग्जाम में, नीचे से लेकर के ऊपर के लेवल तक किसी भी एग्जाम में कोई भी पोर्शन आपसे पूछने वाला नहीं है। क्लियर। तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि ये कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो अपने मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपने शायद पहले सुना हो कभी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये कौन सी यूनिट होती है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस होता है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छे हैं, इसमें से 1 मार्क के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, नियरली 1.5 × 10⁻11 मीटर, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये जरूरी है। लाइट ईयर, ये नाम से क्लियर है कि लाइट ईयर किसे कहेंगे। लाइट ईयर माने लाइट को अगर अपने 1 ईयर तक ट्रैवल कराएं, लाइट की स्पीड आपको पता ही है, स्पीड के बाद आपको क्या दे दिया, टाइम दे दिया कि आपको 1 ईयर तक चलाना है, तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड × टाइम ही होता है। लाइट की स्पीड और टाइम कितना, 1 ईयर। तो सोचो बहुत ज़्यादा टाइम आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आने वाला है। लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, और बहुत तेज क्या, फास्टेस्ट है हमारे पास, और उसको 1 साल तक चलाना आपने बिना रुके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसे कहते हैं लाइट ईयर। और वो कितना होता है, नियरली 9.5 × 10⁻15। ये 1.5 10⁻11, ये 9.5 10⁻15, ठीक है। आप याद रख सकते हो कि 1.5 10⁻11 ये और बड़ा होएगा, तो ये यहाँ भी बड़ा और यहाँ भी बड़ा, यहाँ पे 9.5 और वहाँ पे 11 की जगह 15। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इस पे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, पैरालैक्टिक सेकंड्स। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है, ठीक है। ये भी एक डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब इसको पहले समझो, शॉर्ट में इसको कहते हैं पैरसेक, क्योंकि पैरालैक्टिक सेकंड ये दिखने का तरीका है, बट आप बोलोगे तो इसको जैसे LY थोड़ी बोलोगे, इसको लाइट ईयर ही बोलोगे, तो ये पैरालैक्टिक सेकंड है। इसको आप समझो ध्यान से, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये एंगल है थीटा, ये आर्क है कुछ भी a, और ये रेडियस है r, तो इस r की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो इस रेडियस की लेंथ आप निकाल सकते हो अगर आपको a और थीटा की वैल्यू पता हो। क्लियर। तो ये कुछ वैसा ही है। अब इसमें मॉडिफाई करता हूं, अगर ये आर्क की डिस्टेंस कितनी हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान से सुनना, अगर इस आर्क की डिस्टेंस कितनी हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो बहुत बड़ा आर्क है ये, कितना, इतनी लेंथ का, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और बीच में एंगल कितना हो, 1 सेकंड, कितना हो, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड क्या होता है, हमने तो 1 डिग्री पढ़ा है, तो डिग्री को अगर अपने डिवाइड कर दें, 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उस एंगल को कहते हैं मिनट, ठीक है। ये भी थोड़ी सी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक डैश लगा करके,
जैसे ये क्या होता है 1 डिग्री, अब इस 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। क्लियर। ये एंगल का एक छोटा एंगल हो गया, जैसे मीटर के अंदर सेंटीमीटर, बट वो अपने कैसे तोड़ते हैं मेट्रिक सिस्टम से कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100। तो यहाँ पे 1 डिग्री में कितने मिनट्स। और जो मैथ्स लिए हैं जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल लिए वो तो मैथ्स के अंदर ये काम करने वाले भी हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। नहीं भी ली तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर। और मैं बता रहा हूँ आपको। और 1 मिनट में आगे कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। तो अगर एंगल बहुत ही छोटा हो और ये वाली लेंथ बहुत बड़ी कितनी हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा उसे अपने क्या कहते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। आपने डायग्राम बनाया ना, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज में ऊपर नीचे कुछ फर्क भी पड़ गया तो भी आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट कर दिया। क्लियर। तो ये डिस्टेंस पैरालैक्टिक सेकंड होता है जब 1 सेकंड एंगल कितना आर्क कट करे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स यूनिट है। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है नियरली 3.084 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। इनके बीच में रिलेशन भी आता कई बार कि 1 पैरालैक्टिक सेकंड किसके इक्वल होता है, ये नियरली इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक इतना ही होता है 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। क्लियर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कन्वर्ट करना हो इसको इसमें, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर है, यहाँ पे मीटर की वैल्यू लाइट ईयर की फॉर्म के अंदर निकाल के इसमें रख दो, डिवाइड कर दो, या इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड कर दो, बस मीटर से मीटर कैंसिल, दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा एक ये बड़ी फेमस यूनिट है एंगस्ट्रॉम यूनिट। एग्जाम के लिए नहीं है ये आपको पता होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटा कर दिया आपने इसको, यहाँ पे बड़ा कर रहे थे, इसमें छोटा कर दिया। और छोटा करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, जो भी अपने ने बात की थी, नैनोमीटर लगा दो, फेम्टोमीटर लगा दो, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सारे लगा सकते हैं अपने। ठीक है। मास के अंदर जो, अब मास की बात कर लेते हैं। मास में एक फेमस है पाउंड। ठीक है। LB से रिप्रेजेंट करते हैं या LBS लिखा होता है। तो पाउंड मैंने कितना होता है 0.4536 kg। फिर नेक्स्ट है एक स्लग, और 1 स्लग में कितना होता है 14.6 kg नियरली। क्लियर। या कह दो सर 14.5 kg, राउंड फिगर लेना आपको। तो नेक्स्ट है क्विंटल। देखो यही शायद आपने नहीं सुना होगा, बाकी सारे आपने सुन रखे हैं। क्विंटल, एक क्विंटल में कितना होता है 100 kg। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता है। एक टन को मेट्रिक टन भी कहते हैं, सिंपल टन भी कहते हैं। एक टन में कितना होता है 1000 kg, ये भी आपको पता होगा पहले से। और जब मैं कह रहा हूँ ना पता होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो टेंशन होगी, तुम्हारे लिए लिखा है सारा का सारा। फिर है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, किसी इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, है ना। तो ये 1U कट हो गया, ये 10⁻⁻27 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका मास होता है, ये मास होता है C12 कार्बन C12। अब C12 मतलब क्या है, कार्बन के आइसोटॉप हो सकते हैं ना, अपने को वही वाला लेना है कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो। तो C12 वाले के मास को 12 से डिवाइड कर दें तो जितना मास बचता है वो ये होता है। क्लियर। और यही प्रोटॉन का मास है, यही न्यूट्रॉन का मास है नियरली। क्लियर। इलेक्ट्रॉन का मास इससे थोड़ा और कम है, यहाँ पे पावर 10 की पावर माइनस कितनी आ जाती है 31 आ जाती है। फिर हमारे पास है टाइम के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स लाइक सोलर डे, जो कि अपने जानते हैं। सोलर डे कौन सा होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, कि सन के सामने वापस वही वाला फेज आ गया, तो उसे कहते हैं सोलर डे, जो कि हमारे एक डे की ड्यूरेशन होती है, नियरली 24 आवर ले सकते हैं इसको। एक सोलर ईयर जब अर्थ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड। ठीक है। अब एक्सिस कौन है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सन में से पास होगा। ऐसे स्पिन मूवमेंट नहीं देख रहे, रोटेशनल या रिवोल्यूशन मूवमेंट देख रहे हैं, और वो अपने को पता है कितना होता है 365.25 डेज। इसीलिए हम 365 डेज लेते हैं क्योंकि हर ईयर में, तो हम ये 20.25 कहाँ लेते हैं, लीप ईयर के अंदर आकर के। जब ये 0.25 जुड़ के 4 टाइम्स 1 बन जाता है, और वो वाला ईयर हमारा होता है 366 डेज का। नेक्स्ट है ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ मतलब कि ये रिलेटेड होगा, ल्यूनर वर्ड आ रहा है तो मून से रिलेटेड होगा ये। जब मून
अर्थ के अराउंड अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले उसको बोलते हैं ल्यूनर मंथ, और वो कितना होता है 27.3 डेज का होता है। और फिर एक है शेक, ये क्या चीज़ है, ये कोई पीने वाला स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक टाइप कुछ नहीं है, ये टाइम की छोटी से छोटी यूनिट है 10⁻⁻8 सेकेंड। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया यूनिट का बेसिक फंडा, यूनिट के अंदर क्वांटिटीज, मेजरमेंट और फिर फिजिकल यूनिट्स। ठीक है।